ओके। हेलो एवरीवन, दिस इज सना परवीन हियर। ये वीडियो में हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ पार्ट 2 ये वीडियो रहेगा, जहाँ पे हम वापस से 30 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। जो हमारा तरीका है वीडियोस का, दैट इज गोइंग टू बी, पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर हम ऑप्शंस पढ़ेंगे, फिर आप वीडियो को पॉज करके आंसर करने की कोशिश करेंगे कि आपका आंसर सही है या गलत है। और एक और बात यहाँ पे ये है कि इन वीडियोस की मदद से हम एनसीईआरटी को बाय हार्ट करने की कोशिश करते हैं, और बाद में हम क्या करते हैं कि पीवाईक्यूज के ऊपर वीडियो बना के देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस तरीके के सवाल आते हैं, ताकि आपको एक क्लियर कट आइडिया हो जाए अलोंग विद बाय हार्टिंग दी एनसीईआरटी की नीट में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर से। सो ट्राई टू एनालाइज, इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ट्राई टू एनालाइज योर सेल्फ कि आपके कितने सही हैं और कितने गलत हैं। अगर ये गलत है तो इसका सही आंसर क्या है, और आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन कितनी चल रही है। सो लेट अस लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस वीडियो। Which of the following is not applicable to females for contraception? कॉन्ट्रसेप्शन का मतलब ये होता है कि हम कुछ तरीकों को इस्तेमाल करके प्रेगनेंसी नहीं होने दे रहे हैं। तो ऐसा कौन सा मेथड है जो फीमेल में कॉन्ट्रसेप्टिव मेथड का काम नहीं कर सकता है? ऑप्शन ए है डायफ्राम, ऑप्शन बी वेसेक्टमी, ऑप्शन सी कॉन्डम्स एंड ऑप्शन डी सर्वाइकल कैप्स। वुमेन के लिए क्या इसमें से एक मेथड नहीं है? ओके, तो आंसर अगर हम देखेंगे तो आंसर इसका हो जाता है वेसेक्टमी। वेसेक्टमी एक मेथड नहीं है फीमेल्स के लिए, क्योंकि वेसेक्टमी एक ऐसा प्रोसीजर है जहां पे मेल्स जो होते हैं उनका जो वास डेफरेंस होता है, वास डेफरेंस होता है, उसमें हम कट लगाते हैं, उसको हम कट कर देते हैं और टाई कर देते हैं ताकि स्पर्म ट्रांसपोर्ट को हम रोक सकें। ओके, डायफ्राम अगर हम देखेंगे तो यस, डायफ्राम इज अ बैरियर मेथड फॉर फीमेल्स। फीमेल कॉन्डम्स भी होते हैं, एंड सर्वाइकल कैप एज द नेम इज सेइंग कि आपको यहाँ पे सर्विक्स पे कैप लगाना होता है ताकि आप स्पर्म की एंट्री प्रिवेंट कर सकें। ओके, तो डायफ्राम और सर्वाइकल कैप का एक्चुअली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम रहता है। आंसर यहाँ पे होगा दैट इज वेसेक्टमी, विच इज नॉट फॉर फीमेल्स बट इट इज फॉर मेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मल्टीलोड 375 एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, तो ये कौन सी कैटेगरी में आती है? इट इज, oh my god, okay, multilode 375 is a disease resistant crop, a new viral vector, it is an intrauterine device, or it is a biological warfare device। नाम से ऐसा लग रहा है कि ये कुछ बहुत ही अलग सी चीज होगी, लेकिन मल्टीलोड 375 क्या रहता है? मल्टीलोड 375 एक इंट्रा यूटराइन डिवाइस है। इंट्रा यूटराइन डिवाइस का क्या मतलब होता है कि अगर हम फीमेल्स में देखें तो ये फीमेल्स का, अगर मैं यूट्रस ड्रॉ करूं इस तरीके से, ये हमने फीमेल का यूट्रस ड्रॉ कर दिया। ओके, अब इस फीमेल के यूट्रस में हम क्या करने वाले हैं? हम एक इंट्रा यूटराइन डिवाइस यहाँ पे हम लगा देते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल कॉपर टी, फॉर एग्जाम्पल कॉपर टी। कॉपर टी क्या है? आईयूडी है, इंट्रा यूटराइन डिवाइस है, ताकि स्पर्म्स की एंट्री ना, मतलब स्पर्म और एग की मीटिंग पॉसिबल यहाँ पे हम नहीं करवा रहे हैं, हम इनका मीटिंग को रुकवा दे रहे हैं। ओके, सो मल्टीलोड 375 क्या है? एक इंट्रा यूटराइन डिवाइस है। आपको ये सब लर्न करना पड़ेगा। सो फॉर लर्निंग दैट यू हैव टू लुक इन द डेटा ऑफ एनसीईआरटी, दैट इज इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। दीज डिवाइसेस आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स। आप खुद ये अपने यूट्रस में इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, आपको एक प्रोफेशनल की हेल्प चाहिए रहेगी। सो बाय डॉक्टर्स और बाय एक्सपर्ट नर्सेस इन द यूट्रस थ्रू द वजाइना। तो इसको हम वजाइना के थ्रू यूट्रस के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। These IUDs are presently available in the form of, तो तीन अलग कैटेगरीज का आईयूडी आता है। तो जो पहला कैटेगरी है दैट इज नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, जहाँ पे कोई हम मेडिसिन या कोई हार्मोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उसका एग्जाम्पल है लेपिस लूप। लेपिस लूप किस तरीके से होता है? ये यूट्रस हो गया, तो यहाँ पे जस्ट रफली मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये लेपिस लूप हो जाता है। ठीक है, सो ये लेपिस लूप इज
अगेन आईयूडी, लेकिन ये क्या है, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है। सेकेंड इज कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। सेकेंड जो एग्जाम्पल है आईयूडी का, दैट इज कॉपर कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। तो इसको हम इस तरीके से लगा देते हैं, जिसका नाम क्या है, जिसके एग्जाम्पल्स क्या है। एग्जाम्पल्स है कॉपर टी, एग्जाम्पल है कॉपर 7, एग्जाम्पल है मल्टीलोड 375। ओके, तो इसमें से क्या रिलीज होगा, इसमें से कॉपर रिलीज होगा। और जो कॉपर होता है ये स्पर्म के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। ओके, थर्ड वन इज हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। जो आईयूडी में से हार्मोन्स रिलीज हो सके, जैसे कि यहाँ पे कॉपर रिलीज हो रहे थे, तो इस आईयूडी से क्या रिलीज होगा, हार्मोन्स रिलीज होंगे, हॉर्मोन्स रिलीज होंगे। ओके, तो यहाँ पे जब हम लेपिस लूप को लगाते हैं, तो ये इसमें कोई भी ना हार्मोन रिलीज हो रहा है ना आयन रिलीज हो रहा है, बस ये हम स्पर्म के मूवमेंट को रिटार्ड करने के, स्पर्म के मूवमेंट को स्लो करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो एग तक ना पहुंच पाए। दिस वाज अबाउट लेपिस लूप। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी के एग्जाम्पल क्या है, प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG-20। तो ये डेटा को याद रखना पड़ेगा। एंड नॉन मेडिकेटेड इज लेपिस लूप, copper releasing is copper 7, copper T, multilode 375, and hormone releasing is progestasert and LNG-20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईयूडी stands for ureter device, intrinsic uterine device, intrauterine device और intraurinogenital device। तो अभी हम देख के आ रहे हैं आईयूडी का मतलब होता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, जो डिवाइसेस को यूट्रस में लगा दिया जाता है ताकि प्रेगनेंसी को हम अवॉइड करा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेपिस लूप इज ऑप्शन ए structure associated with nephron, option B structure associated with male reproductive system, option C structure associated with ligamentous tissue, and option D it is a non medicated IUD। अभी हम पीछे देख के आए हैं, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा लेपिस लूप इज अ नॉन मेडिकेटेड IUD। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे यू कैन सी लेपिस लूप इज फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन मेडिकेटेड IUD। नेक्स्ट, व्हाट इज, which of the following is a copper releasing IUD? कॉपर रिलीजिंग आईयूडी कौन कौन से हैं, कॉपर टी है, मल्टीलोड 375 है, कॉपर 7 है, या ये सारे ही कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज रहेगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कॉपर रिलीजिंग आईयूडी आर कॉपर कॉपर 7, मल्टीलोड 375। नेक्स्ट, प्रोजेस्टासर्ट क्या है, एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, एक हार्मोनल आईयूडी है, या एक इम्प्लांट कॉन्ट्रासेप्टिव है। ये वीडियो का मकसद रहेगा कि हम क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान दें, ना कि कंटेंट के ऊपर। लेकिन जहां जहां पे भी कंटेंट इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं आपको वो मैं आपको बताती चलूंगी, लेकिन पूरा कंटेंट डिस्कस करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। आपको अगर कंटेंट की पीपीटी चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, वहां पे लिंक ट्री का एक लिंक पिन किया हुआ है, वहीं पे आपको सारा का सारा कंटेंट अवेलेबल मिलेगा। ओके, बट एनीवेज, प्रोजेस्टासर्ट क्या है, प्रोजेस्टासर्ट मतलब नाम से ही पता चल रहा है ना, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टासर्ट, तो ये एक हार्मोनल आईयूडी के कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। ओके, क्या आप वीडियो को पॉज करके कोई एक और हार्मोनल आईयूडी का नाम बता सकते हैं? सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, लेट अस मूव अहेड। So you can see here the answer, hormone releasing IUDs progestasert and LNG-20। Okay, LNG-20 hormone releasing है, मल्टीलोड 375 कॉपर रिलीजिंग है। कॉपर मतलब ये तो लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, तो लर्न करने की जरूरत क्या है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी इज LNG-20, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी इज मल्टीलोड 375 और नॉन मेडिकेटेड का एक ही एग्जाम्पल है लेपिस लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, LNG-20, अब आपको आंसर करने आना चाहिए। LNG-20 एक फ्यूल है। ओके, एक फ्यूल है, एक मॉडिफाइड क्रॉप है, एक हार्मोनल आईयूडी है, या एक कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है। हार्मोनल आईयूडी है या कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है। LNG-20 अभी हम देख के आ रहे हैं। LNG-20 क्या है, एक हार्मोनल आईयूडी है। ओके, सो ऑप्शन सी, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी आर प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG-20। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव इन इंडिया? इंडिया में जो सबसे ज्यादा फेमस कॉन्ट्रासेप्टिव है वो कौन सा है?
ऑप्शन ए आईयूडी, ऑप्शन बी पिल्स, ऑप्शन सी बैरियर मेथड और ऑप्शन डी नेचुरल मेथड। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 38, इंडिया में देखा जाए तो जो सबसे कॉमन है एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दैट इज आईयूडी। ये जो चैप्टर है ये फैक्चुअल डेटा है, तो आपको लर्न करना पड़ेगा। और मैंने जैसे पहले बताया था कि हमारे इस वीडियो से मकसद रहेगा कि हम एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन बाय हार्ट कर सके। ओके, सो वी मूव अहेड। You can see the statement of NCERT here, which says that IUD is one of the most widely accepted method of contraception in India. तो क्या है? IUD है, intrauterine devices. Next question: the pills used by females to prevent conception contains, जो females दवाई खाती हैं या जो pills खाती हैं वो प्रेगनेंसी को किस तरीके से प्रिवेंट करता है। पिल्स में ऐसा क्या होता है कि मतलब जैसे कि ये लेडी हो गई, ओके, इसने सेक्सुअल एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल मतलब ये सेक्सुअली एक्टिव फीमेल है, अब इसने क्या कर लिया, इसने ये पिल्स खा लिए। ओके, पिल्स खा लिए ये, ठीक है। अब ये जो ये पिल्स खा रही है, इसके वजह से इसके बॉडी के अंदर प्रेगनेंसी नहीं होगी, प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो ये पिल्स के अंदर ऐसा क्या प्रेजेंट है कि ये पिल्स प्रेगनेंसी को होने नहीं दे रहे हैं। ऑप्शन ए ओनली ईस्ट्रोजन, ये पिल्स में सिर्फ ईस्ट्रोजन होता है, या ऑप्शन बी ओनली प्रोजेस्टेरोन होता है, या ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन होता है, या बोथ बी एंड सी होता है। ओके, ये मैंने जस्ट एग्जांपल लिया था, जो भी मुझे इंस्टेंटली क्लिक हुआ, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा कि ये जो पिल्स होती है ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों की कॉम्बिनेशन हो सकती है, या तो सिर्फ प्रोजेस्टेरोन के ही पिल्स हो सकते हैं। इफ आई हैव टू मेक दिस क्लियर, तो पिल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, तो ये जो पिल्स है ना, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो टाइप की पिल्स है, पिल 1 एंड पिल 2, पिल 1 एंड पिल 2। तो जो पिल 1 है, फॉर एग्जाम्पल इसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरोन है, प्रोजेस प्रोजेस्टोजन प्रेजेंट है, और पिल 2 में क्या है? ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टोजन का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बोथ बी एंड सी। ओके, ओरल ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, ओरल मतलब क्या होता है कि जो फीमेल है जब ये दवाई खा रही है, मुंह से ओरली खा रही है, इसको हम बोलते हैं ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेस ऑफ इधर प्रोजेस्टोजन और प्रोजेस्टोजन estrogen combination is another contraceptive method used by the females. Okay, next question पे चलते हैं। The pills have to be taken for contraception continuously for a period of dash days। फॉर एग्जाम्पल कोई फीमेल है, वो पिल्स ले रही है, अगर हम चाहते हैं कि प्रेगनेंसी ना हो, तो ये जो पिल्स है ये कितने दिन तक ये फीमेल को खानी पड़ती है। ओके, तो अगर हम ये कैलेंडर देख लें, फॉर एग्जाम्पल ये कैलेंडर हो गया, आई एम नॉट ड्रॉइंग इट प्रॉपरली, ये कैलेंडर हो गया। ओके, ठीक है, यहाँ पे डे 1 है, यहाँ पे हम ले रहे हैं 30 डेज। ओके, 30 डेज। तो ये जो पिल्स है वो आपको लेनी होती है 21 डेज तक। आपको पिल्स कहाँ तक लेनी है? 21 डेज तक लेनी है। मतलब अगर मंथ में 4 वीक्स है, 4 वीक्स है, तो आपको 3 वीक्स ये दवाई लेनी पड़ेगी। ओके, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 21 डेज तक आपको दवाई लेनी पड़ेगी, और ये जो एक वीक है वहां पे आप दवाई नहीं लेंगे। ओके, द पिल्स हैव टू बी टेकन फॉर कॉन्ट्रासेप्शन कंटिन्यूअसली फॉर द पीरियड ऑफ 21 डेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओरल पिल्स वर्क बाय, ये जो हमने दवाई खाई है ये किस तरीके से काम करती है? ये ओव्यूलेशन को नहीं होने देती है, ये इम्प्लांटेशन को नहीं होने देती। इम्प्लांटेशन का क्या मतलब होता है? जो यूट्रस है, यूट्रस की ये जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, यहाँ पे जब हम यहाँ पे जब इम्प्लांटेशन हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट का, ओके, या जाइगोट यहाँ पे आके इम्प्लांट हो जाएगा, जाइगोट तो नहीं बोलेंगे हम,
एम्ब्रियो यहाँ पे आके इम्प्लांट हो गया, एम्ब्रियो यहाँ पे आके इम्प्लांट हो गया। ओके ठीक है। सो इम्प्लांटेशन को नहीं होने देता है, इम्प्लांटेशन होगा तभी तो प्रेगनेंसी होगी। तो पिल्स क्या क्या नहीं करने देता है, क्या ये ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करता है, या ये इम्प्लांटेशन नहीं होने देता। ओव्यूलेशन का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे ओवरीज है, यहाँ से ओवरीज है, यहाँ से एग निकल के फेलोपियन ट्यूब के अंदर जाता है, इसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। आई मीन जब ओवरी से एग बाहर निकल के जाएगा यूट्रस में तभी तो प्रेगनेंसी होगी, राइट। So it will inhibit ovulation, it will inhibit implantation, it alters the quality of the mucus। यहाँ पे जो mucus present है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो म्यूकस प्रेजेंट है फॉर एग्जाम्पल, ये क्या करता है, ये म्यूकस का थिकनिंग ज्यादा कम कर देता है। ओके। सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ओरल कॉन्ट्रसेप्टिव्स हैं ये सारे तरीकों से प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं। ओरल कॉन्ट्रसेप्टिव ओव्यूलेशन भी नहीं होने देते हैं, इम्प्लांटेशन भी नहीं होने देते हैं, और जो म्यूकस की क्वालिटी है इसको भी चेंज कर देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। The pills inhibit ovulation and implantation, as well as alter the quality of the cervical mucus to prevent the entry of the sperms. Okay, next question पे चलते हैं। क्या given है? Question: which portion of the male reproductive system has been cut and ligated in the figure? Ligate करना मतलब क्या होता है, join करना। लाइगेट करना मतलब क्या है, ज्वाइन करना। ओके, तो कौन सा इसमें से मेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको कट किया गया है? ऑप्शन ए वास एफरेंशिया, ऑप्शन बी यूरिथ्रा, ऑप्शन सी वास डेफरेंस, या ऑप्शन डी रीटी टेस्टिस। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं वास डेफरेंस, इसको हम बोलते हैं वास डेफरेंस। वास डेफरेंस को मतलब पहले ये वास डेफरेंस जुड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पे हमने वास डेफरेंस को कट कर दिया है। यहाँ पे ए यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ पे हमने वास डेफरेंस को कट करके बांध दिया है ताकि हम गैमीट के ट्रांसपोर्टेशन को अफेक्ट कर दें। गैमीट का ट्रांसपोर्टेशन हम अफेक्ट कर रहे हैं, गैमीट के ट्रांसफॉर्मेशन को हम ट्रांसपोर्टेशन को हम खराब कर दे रहे हैं। ठीक है, उसमें चेंजेस करवा दे रहे हैं, उसको गैमीट्स को हम आगे ट्रांसपोर्ट नहीं होने दे रहे हैं। फाइन। ओके, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वास डेफरेंस। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं वेसेक्टमी, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं वेसेक्टमी। हमने क्वेश्चन 1 सॉल्व किया था ना कि फीमेल्स में कौन सा मेथड नहीं होता है, फीमेल्स में वेसेक्टमी इज नॉट अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, क्योंकि वास डिफरेंस तो मेल्स में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्जिकल प्रोसीजर इंडिकेटेड इन द फिगर इज। यहाँ पे ओ माय गॉड, आई वाज डाउटिंग दिस, बट एनीवेज ये प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? यू कैन रीड इट फॉर योरसेल्फ, यू ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। ओके, आई एम नॉट एक्सप्लोरिंग ऑल दी ऑप्शंस बिकॉज वीडियो फिर बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। ओके, और जहाँ पे हमको लगेगा कि हमको डिस्कस करना है ऑप्शन, तो वहां पे तो हम जरूर करेंगे, बट नॉट हियर। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है, वास डेफरेंस को हमने कट कर दिया है। तो जो प्रोसेस है ये क्या है, वेसेक्टमी का प्रोसेस दिखाया गया है इस चित्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहेली a new oral contraceptive for females contain a dash preparation। जैसे कि फीमेल्स हैं, फीमेल्स ओरल कॉन्ट्रसेप्टिव लेते हैं, फीमेल है, फीमेल क्या करते हैं, ओरल पिल्स खाते हैं ना, ओरल पिल्स खा रहे हैं ताकि हम क्या कर सके, कॉन्ट्रासेप्शन कर सके। ठीक है, तो हमने ये जो देखा था कि जो ओरल पिल्स हम पहले खा रहे थे वो हमको 21 डेज तक खानी थी ना, 21 डेज तक। ओके, तो ये उतना इम्प्रेसिव मतलब है नहीं तरीका कि आप 21 डेज तक पिल खाते रहो। तो हमने एक न्यू ऑर्डर कॉन्ट्रसेप्टिव बनाई थी जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सहेली। ठीक है, तो इस सहेली के अंदर ये, और हमने ये भी देखा था कि जो ओरल पिल्स है इसमें या तो सिर्फ प्रोजेस्ट्रोजन प्रेजेंट था या एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्ट्रोजन प्रेजेंट था। ओके, लेकिन जो सहेली है इसमें क्या है, इट इज अ नॉन स्टेरॉइडल पिल, इसमें ये स्टेरॉइड हॉर्मोन्स प्रेजेंट नहीं
होते हैं, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग तरीके का होता है जो हम पीवाईक्यूज में डिस्कस करेंगे। ओके, तो एनसीईआरटी की लाइन क्या है? सहेली एक नया कॉन्ट्रसेप्टिव मेथड फॉर द फीमेल्स कंटेन्स अ नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन। ओके, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहेली इज अ डैश कॉन्ट्रसेप्टिव पिल, इमरजेंसी, 1 वीक, 72 आवर्स और 1 मंथ। ओके, तो ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। आई होप आपकी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन बाय हार्ट हो रही है। आंसर यहाँ पे है, जैसे कि मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि ओरल पिल्स जो होती है ये हम अगर 1 मंथ में, जैसे कि 4 वीक्स होते हैं, तो हम क्या करेंगे, 3 वीक्स, 3 वीक्स में हम ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को कंज्यूम करेंगे, इसको हम खाएंगे। लेकिन फिर इसका ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या निकाल के लेके आए हम? सहेली पिल लेके आ गए। सहेली पिल लेके आ गए। ओके, तो ये जो सहेली पिल है ये 3 हफ्ते आपको खाना नहीं पड़ता है, ये आपको सिर्फ 1 ही हफ्ते खाना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज ओनली 1 वीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, let us look at the explanation. Saheli, the new oral contraceptive for the females, contain a non-steroidal preparation. इसमें कोई steroid hormones present नहीं होते हैं. It is once a week pill with a few side effects and high contraceptive value. मतलब ये अच्छे से contraception भी दिखाता है और ये once a week pill है और इसके बहुत ही कम side effects होते हैं, क्योंकि जो पहले वाले oral contraceptives थे उसके बहुत सारे क्या होंगे? साइड इफेक्ट्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, apart from pills of progestogen alone or in combination with estrogen, which other means can be used for contraception? मतलब जैसे कि हम ये बोल रहे थे ना कि जो फीमेल्स थी, ये फीमेल क्या कर रही थी? ये फीमेल ये ओरली खा रही थी ना, ओरल पिल्स हम इसको खिला रहे थे, ठीक है। तो और कुछ तरीका है क्या कि हम खिलाने से, फॉर एग्जाम्पल, कि और क्या तरीके हैं और किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स को? ऑप्शन ए इम्प्लांट कर देना, ऑप्शन बी इंजेक्शन लगा देना, जैसे कि इस फीमेल को हमने इंजेक्शन लगा दिया फॉर एग्जाम्पल, मैं ऑप्शंस बता रही हूँ। फीमेल को हमने इंजेक्शन लगा दिया तो फिर समझो कॉन्ट्रासेप्शन नहीं हुआ। फिर उसको या तो हम पिल्स नहीं खिला रहे, उसको हम सिरप पिला दे रहे हैं। ओके, इम्प्लांट कर देना मतलब, आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल कि ये फीमेल का हाथ है, ये फीमेल का हाथ है, यहाँ पे इसके हाथ पे एक हम कट लगा देते हैं। कट लगा के यहाँ पे इस तरीके से हम कॉन्ट्रासेप्टिव को इम्प्लांट कर देंगे, ठीक है। ये मतलब किस तरीके से दिखाई देगा? ये मैच स्टिक की जो लकड़ियां होती है ना, जो मैच स्टिक होती है, उस तरीके से आपको इसका अपीयरेंस दिखाई देगा। ओके, और फिर उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर्म में फीमेल के हम इम्प्लांट कर देंगे। ओके, तो और कौन कौन से तरीके हैं हमारे पास? हमारे पास है, हम इम्प्लांट भी करा सकते हैं और हम इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, progestogen alone or in combination with estrogen can also be used by females as injections or implant under the skin. स्किन के नीचे हमने इम्प्लांट लगा दिया, वहां पे धीरे धीरे वो हार्मोन रिलीज होगा और फीमेल प्रेगनेंसी से अवॉइड, मतलब प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकेंगे। नेक्स्ट इज इमरजेंसी जो कॉन्ट्रासेप्टिव होती है, शुड बी अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन? तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव हम कौन कौन से कंडीशन में लेना जरूरी हो जाएगा? ऑप्शन ए है कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, मतलब आपने ऐसे ही सेक्सुअल एक्टिविटी कैजुअली ऐसे ही परफॉर्म कर दिए तो आप इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव जाके ले लें। या ऑप्शन बी इन कंजंक्शन विथ पिल्स, ऑप्शन सी रेप, और ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। ओके, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, या द आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक गर्ल है और कोई एक बॉय है, ठीक है, गर्ल एंड बॉय पार्टनर्स है, इन्होंने सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर ली है,
सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर ली है। सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद में इनको ये लगता है कि कहीं प्रेगनेंसी ना हो जाए, तो क्या करेंगे ये लोग जाएंगे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव खरीदेंगे, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव खरीदेंगे और इस लड़की को हम वो पिल खिला देंगे। ओके ठीक है। या तो रेप का केस हो गया, किसी लड़की से रेप हो गया है, किसी लड़की का रेप हो गया है, ओके, तो उस टाइम पे भी प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए हम उसको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव देंगे। ओके, तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर। Let us look at the data here. Administration of progestogen or progestogen estrogen combination और IUDs within 72 hours of coitus. अब जो ये इमरजेंसी पिल ले रहे हैं, ये आपको कितने घंटों के अंदर लेना है? 72 आवर्स, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद 72 आवर्स का आपके पास टाइम है कि आप ये दवाई लेके, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव लेके आप प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आप एक हफ्ते के बाद ले रहे हैं तो एनीवेज फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन हो जाएगा, तो फिर ये दवाई लेके कोई फायदा नहीं है क्योंकि प्रेगनेंसी ऑलरेडी हो चुकी होगी। ओके, सो यू हैव टू बी वेरी क्विक, इसलिए नाम दिया है इमरजेंसी। यहाँ पे वही डेटा मेंशन किया कि विद इन 72 आवर्स ऑफ coitus have been found to be very effective as emergency contraceptive, as they could be used to avoid possible pregnancy due to rape और casual unprotected intercourse। unprotected intercourse का मतलब ये होता है कि आपने सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म किया है विदाउट एनी कॉन्ट्रासेप्टिव्स लाइक condoms एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, emergency contraceptive should be used within how many hours? We've just seen this. It is 72 hours of unprotected intercourse. Next question, to prevent further pregnancy, a surgical method called dash is used for male and female partner as a means of contraception। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक कपल है, एक कपल है और इनके ऑलरेडी फॉर एग्जाम्पल दो बच्चे हो चुके हैं, टू किड्स दे हैव ऑलरेडी प्रोड्यूस, फॉर एग्जाम्पल हम दो हमारे दो टाइप्स, हम दो हमारे दो, इनकी फैमिली क्या हो गई, इनको ऐसा लग रहा है इनकी फैमिली ये कंप्लीट हो चुकी है, अब हमको और आगे किड्स की जरूरत नहीं है, तो ये क्या कर देंगे, ये एक ऑपरेशन करा लेंगे। या तो मेल भी करा सकते हैं या तो फीमेल्स भी करा सकती हैं। ओके, ऑपरेशन करा देंगे जहां पे उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन स्टरलाइजेशन अबॉर्शन और न्यूट्रलाइजेशन। आंसर है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन हम मेल्स के अंदर इनका वास डिफरेंस कट करके टाई कर देंगे ताकि प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा, मतलब अवॉइड नहीं, प्रेगनेंसी नहीं होगी एट ऑल। इसको हम बोलेंगे प्रोसीजर को वेसेक्टमी। या तो हम फीमेल की फिलोपियन ट्यूब को कट करके भी टाई कर सकते हैं ताकि स्पर्म और एग मीट ना कर सके, दैट विल बी कॉल्ड एज ट्यूबेक्टमी। ट्यूबेक्टमी, तो ट्यूबेक्टमी एंड वेसेक्टमी लेमैन टर्म्स में इसको हम बोलते हैं ऑपरेशन करा लिया है तो आगे बच्चे नहीं होंगे, जिसको हम बोल रहे हैं स्टरलाइजेशन प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, let us look at the data. Surgical method, also called sterilization, are generally advised for the male and female partner as a terminal method। मतलब अभी आगे इनको बेबीज नहीं चाहिए, इसलिए इसको हम टर्मिनल मेथड बोल रहे हैं, टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी, क्योंकि जितने इनको बच्चे चाहिए थे उतने बच्चे इनके हो चुके हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, surgical methods for termination contraception work on which of the following grounds। मतलब ये जो हम ऑपरेशन करा रहे हैं, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है या ये काम किस तरीके से करता है? ऑप्शन ए, ऑपरेशन और the surgical method or sterilization method will block gamete transport। Option B, it will block gamete generation। Option C, it will alter biochemical nature of the gamete। और option D, it destroys the gamete permanently। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये गैमीट के ट्रांसफर को नहीं होने देता है। अगर हम कोई एग्जांपल लें तो ये एग्जांपल हम फीमेल्स में ले लेते हैं।
ये इसका यहाँ पे ओवरी एंड फिलोपियन ट्यूब हो गया। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये फिलोपियन ट्यूब में कट लगा देंगे और यहाँ पे इसको टाई कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे हमने कट करके बांध दिया। तो जो एग होगा, एग यहीं तक रह पाएगा, मतलब आगे वो नहीं जा पाएगा, या अगर स्पर्म्स भी आ रहे हैं तो यहाँ पे तो रास्ता ब्लॉक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम गैमीट के ट्रांसपोर्ट में रुकावट ला रहे हैं, बाधा ला रहे हैं, उसको हम ब्लॉक कर दे रहे हैं ताकि गैमीट का ट्रांसफर ना हो सके। सर्जिकल मेथड ऑल्सो कॉल्ड स्टरलाइजेशन, या लेमैन टर्म्स में हम उसको ऑपरेशन बोलते हैं, आर जनरली एडवाइज्ड फॉर मेल एंड फीमेल पार्टनर एज अ फाइनल मेथड। मतलब अभी ये टर्मिनल मेथड है, आपको अभी बच्चों की जरूरत नहीं है। To prevent any more pregnancy, surgical intervention blocks the gamete transport। तो सर्जिकली हम क्या करें, गैमीट ट्रांसफर को रुका दे रहे हैं और फिर हम कंसेप्शन को, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टरलाइजेशन प्रोसीजर। ये जो हमने ऑपरेशन का प्रोसीजर जो डिस्कस किया था, ये मेल्स में क्या कहलाया जाता है? यू कैन आंसर दिस वेरी इजी क्वेश्चन। ये कहलाया जाएगा ट्यूबेक्टमी, क्योंकि हम ट्यूब, व्हाट एम आई सेइंग, नो, ट्यूब, अच्छा, दिस इज फॉर मेल्स राइट। हाँ, ट्यूबेक्टमी जो होगा ये फीमेल्स के लिए होगा। ट्यूबेक्टमी फीमेल्स के लिए होगा क्योंकि इसमें हम फेलोपियन ट्यूब, ट्यूब नाम में आया ना ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब को हम कट करके बांध दे रहे हैं। वेसेक्टमी मेल्स में हो जाएगा, तो एक्चुअल में हमारा आंसर बी हो जाएगा, वेसेक्टमी। ऑप्शन बी विल बी द आंसर, वेसेक्टमी, क्योंकि सवाल में मेल्स के बारे में पूछा गया है। तो मेल्स में हम क्या कट करके टाई कर देते हैं, हम उनका वास डेफरेंस को कट करके बांध देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, sterilization procedure in male is called as vasectomy. Sterilization procedure in females is called as, now it's very simple, it is tubectomy. Option B is the answer. Sterilization procedure in the male is vasectomy and in female it is tubectomy. Next question. In vasectomy, a small portion of which duct is removed and tied up? It is vas deferens. Next one. In tubectomy, which part of the reproductive system is removed or tied up? इसको हम बोलते हैं fallopian tube। fallopian tube, उसका नाम क्या है? उसका नाम है oviduct। Next question, which of the following is or are the ill effect of using contraceptive? मतलब हम कॉन्ट्रासेप्टिव तो इस्तेमाल करें लेकिन कुछ तो साइड इफेक्ट्स भी होंगे इसके। ओके, तो हमको ये पूछा है कि इनके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं। ए, abnormal pain, ऑप्शन बी ब्रेस्ट कैंसर, ऑप्शन सी irregular menstrual bleeding, या ऑल ऑफ दीज। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा कि हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स तो इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स में abdominal पेन होता है, या ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं, या इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स हो जाएंगे, ब्लीडिंग प्रॉपर से नहीं होगी। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ these. So let us look at the NCERT data. However, contraceptives पॉसिबल इल इफेक्ट्स लाइक, और क्या क्या होगा, नौशिया होगा, वॉमिटिंग लाइक फीलिंग होगी, abdominal पेन होगा, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होने लगेगी, इरेगुलर पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे, इवन ब्रेस्ट कैंसर, दो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, शुड नॉट बी टोटली इग्नोर्ड। ओके, तो अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब जो फीमेल्स कर रही हैं इस्तेमाल कॉन्ट्रासेप्टिव का, तो अगर उनको कोई भी साइड इफेक्ट्स दिखाए देता है तो उसको हम completely इग्नोर करना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक फीमेल प्रेग्नेंट है। ओके, अभी इसका 9 मंथ मतलब फुल टर्म हुआ नहीं है, 9 मंथ जेस्टेशन फुल टर्म कंप्लीट नहीं हुआ है, और ये चाहती है कि जो ये मेरी प्रेगनेंसी है ये खुद चाह रही है, ये वॉलंटरीली चाह रही है, शी इज वांटिंग हर सेल्फ। ओके, इंटेंशनली वॉलंटरीली ये चाह रही है कि ये जो प्रेगनेंसी है ये मैं खत्म करा दूं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या मीडियम टर्मिनल प्रेगनेंसी,
या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या नन ऑफ दीज। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एमटीपी। एमटीपी दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ओके। Intentional or voluntary termination of pregnancy before 9 months or full term is called medical termination of pregnancy or induced abortion। आपने abortion करवा लिया है। नेक्स्ट, नियरली कितने एमटीपीस परफॉर्म किए जाते हैं एक साल में? पूरी दुनिया में कितने एमटीपीस होते हैं? मेडिकल टर्मिनेशन या अबॉर्शन कितने होते हैं? ऑप्शंस आर 45 to 50 बिलियन, 45 to 50 million, 45 to 50,000, 45 to 50 lakh। आंसर यहाँ पे है 45 to 50 million पर ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड एमटीपी अबॉर्शन परफॉर्म किए जाते हैं। Nearly 45 to 50 million MTPs are performed in a year all over the world. Government of India legalized MTP, मतलब हमने लीगली, इंडिया ने लीगली परमिशन कब दी है अबॉर्शन के लिए या एमटीपी के लिए? कौन से साल में इंडिया ने लीगल बना दिया है अबॉर्शन को? ऑप्शन ए 1970, मतलब हम एनसीईआरटी का डेटा देख रहे हैं। ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1973। आंसर क्या हो जाएगा? It was legalized in the year of option B 1971। Okay, so government of India legalized MTP 1971। MTPs are considered relatively safe during जो अबॉर्शन का प्रोसेस है, ये जैसे कि प्रेगनेंसी के फुल टर्म में 9 महीने का टाइम स्पैन होता है, जिसमें 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं। पहले 3 मंथ, फिर बाद के 3 मंथ, जैसे कि 1, 2 एंड 3। पहले 3 महीने, उसके बाद के 3 महीने, उसके बाद के 3 महीने, तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इसको हम बोलेंगे सेकंड ट्राइमेस्टर, इसको हम बोलेंगे थर्ड ट्राइमेस्टर। ओके, तो जो अबॉर्शन करवाना है या एमटीपी करवाना है, तो वो जल्दी से आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर के टाइम पे ही सोचना रहेगा। उसी टाइम पे ये सेफ रहता है। नहीं तो अगर प्रेगनेंसी का महीने अगर आप बढ़ा देंगे, आगे प्रेगनेंसी एडवांस हो गई है, तो हम इसको अगर अबॉर्शन परफॉर्म करेंगे तो ये थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। ओके, मदर के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इट इज सेफ इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी, मतलब पहले के 3 महीने प्रेगनेंसी के। नेक्स्ट, एमटीपी आर हार्मफुल टू मदर एंड द फीटस ड्यूरिंग। कौन से महीने में या कौन से ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन कराना बहुत रिस्की हो जाता है? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेकेंड सेकेंड ट्राइमेस्टर। मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर में कौन सा महीना आएगा? फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। अब मतलब प्रेगनेंसी तो कितनी आगे चली गई है, अब आपको अबॉर्शन कराना है तो ये रिस्की होगा। Let us look at the data. MTPs are considered relatively safe। कौन से टाइम पे सेफ है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ है, दैट इज 12 हफ्तों तक सेफ है कि आप अबॉर्शन करा लें। सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन आर मच मोर रिस्कियर। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में भी और कुछ 30 क्वेश्चंस लेके आएंगे, जहाँ पे हमारी पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। उसके बाद एक वीडियो में हम पीवाईक्यूज भी खत्म कर लेंगे। ओके, अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए या स्पेसिफिक चैप्टर चाहिए जिसके आपको क्वेश्चंस करने हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, by the way, I'm planning to take biotechnology unit, which becomes very important for us to look into those chapters। okay, तो और अभी 2 वीडियोस आएंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, जिससे जिससे आपका सारा का सारा एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज एकदम कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, do subscribe so that you get the quality content and it is going to help you in your NEET preparation। So bye bye everybody, we'll see you in the next video।